बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के चैप्टर में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट टॉपिक इज़ होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ के बारे में भी हम इससे पहले मैट्रिक में पढ़ चुके हैं और बेटे आपने 10th क्लास में कुछ थोड़ा सा एक आइडिया होमोलोगस सीरीज़ के बारे में जो है वो ले लिया होगा। होमोलोगस सीरीज़ होता क्या है? इफ़ वी डिस्कस अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड and these compounds differ from each other by a CH2 group, तो ये जो CH2 ग्रुप से डिफरेंस आता है इससे जो सीरीज़ जनरेट होती है इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि सीरीज़ ऑफ कंपाउंड होना चाहिए और हमारे पास एडजेसेंट मेंबर्स होने चाहिए। तो अगर एक ही सीरीज़ ऑफ कंपाउंड है और उसमें एडजेसेंट मेंबर्स हैं और वो CH2 ग्रुप से एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं तो बेटा ये आपके पास कहलाएगा होमोलोगस सीरीज़। इस सीरीज़ में हर एक मेंबर जो है उसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है होमोलॉग। चलिए मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, तो उन एग्जांपल्स के साथ आप जो है वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेट्स से आई हैव अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड नोन एज अल्केन। इफ़ आई ड्रॉ द फार्मूला फॉर सिंपलेस्ट अल्केन तो बेटा ये आपके पास क्या होगा, CH4, जिसको हमने मीथेन का नाम दिया था। और अगर मैं इससे बड़ा यूनिट ड्रॉ करूं तो जब 2 कार्बन होंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन हो जाएंगे 6, फार्मूला बन जाएगा C2H6। अगर मैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पॉइंट आउट करूं तो बेटा इन दोनों के दरमियान 1 कार्बन का फ़र्क है, लाइकवाइज यहाँ पे 1 और 2 हाइड्रोजन्स का फ़र्क है। तो ये दोनों यूनिट यानी मीथेन एंड ईथेन दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय अ CH2 ग्रुप। दे बोथ आर कॉल्ड एज होमोलॉग एंड दिस CH2 डिफरेंस टर्म दिस अल्केन सीरीज नोन एज होमोलोगस सीरीज। इसी तरह अगर मैं 3 कार्बन का कंपाउंड लिख देता हूँ C3, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? अकॉर्डिंगली इसमें 8 हाइड्रोजन्स आपके पास हो जाएंगे। ठीक है जी। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो बेटे इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? अगेन आप देखें तो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन का डिफरेंस आ गया और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2 हाइड्रोजन्स। तो ये CH2 ग्रुप के साथ जो है वो एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं। तो आप इस होमोलोगस सीरीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें कोई भी सीरीज़ का मेंबर जो है वो अपने से पहले वाले या अपने से बाद वाले दोनों के साथ अगर वो डिफ़र करेगा तो वो किससे करेगा? CH2 ग्रुप से डिफ़र करेगा। तो ये जो CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है इसको हम नाम दे देते हैं होमोलोगस सीरीज़। ये सिर्फ अल्केन तक नहीं है, आप किसी और क्लास को देख लें। मिसाल के तौर पर चले मैं यहाँ अल्कोहल ड्रॉ कर देता हूँ। आप अल्कोहल को देख लें कि अगर मैं अल्कोहल में सिंपलेस्ट अल्कोहल ड्रॉ करूँ तो अल्कोहल के लिए हमने ये कहा था कि एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह क्या अटैच करेंगे? OH। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप के अंदर पढ़ा था कि अगर हाइड्रोजन की जगह OH या हाइड्रोक्सी आ जाए तो इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम अल्कोहल का नाम देते हैं। अगर मैं 2 कार्बन कंपाउंड ड्रॉ करूं तो नॉर्मली 2 कार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन होते हैं 6, लेकिन मैं यहाँ अगर 5 हाइड्रोजन ड्रॉ करके एक OH लिख दूँ तो बेटा ये अल्कोहल कैटेगरी में सेकेंड मॉलिक्यूल होगा। अब इन दोनों को आपस में अगर कंपेयर करूँ तो बेटा OH और OH तो सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे है। 1 कार्बन का डिफरेंस है और यहाँ पर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन्स का डिफरेंस है। यानी मैथानोल एंड एथानोल दे बोथ डिफर फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम बाय अ CH2 ग्रुप। तो इन दोनों को हम क्या नाम देंगे? ये होमोलॉग हैं और इस सीरीज़ को हम क्या नाम देंगे? ये होमोलोगस सीरीज़ है। चलिए अगर मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। हमने ये पढ़ा था कि अगर 3 कार्बन हो तो हाइड्रोजन होने चाहिए 8। मैं कहता हूँ C3H7 है और इसके साथ क्या आ गया? OH। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो अगेन वही होगा। OH तो कॉमन है लेकिन 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं। तो होमोलॉग जो है वो अपने पहले और अपने बाद वाले के साथ क्या है? CH2 ग्रुप से डिफ़र कर रहा है। आप ये होमोलोगस सीरीज़ हमेशा सेम कैटेगरी कंपाउंड्स के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं एक मॉलिक्यूल अल्केन का ले लूँ और एक मॉलिक्यूल मैं अल्कोहल का ले लूँ और मैं कहूँ कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करें, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपने हमेशा जब भी डिफरेंस ड्रॉ करना है या इनका जो है वो डिफरेंस लेना है वो एक जैसी सीरीज़ या क्लास ऑफ कंपाउंड से ही डिफरेंस लेना है।
इसके कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स हमें बुक में दिए गए हैं, मैं जस्ट वो रीड कर देता हूँ आपको, आप उसको पढ़ लीजिएगा और मैं इनको पॉइंट्स को क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1 क्या है जी आपके पास, ऑल कंपाउंड इन द सीरीज़ कंटेन द सेम एलिमेंट एंड द सेम फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर अल्कोहल हैं तो सब में OH ग्रुप होना चाहिए, अगर अल्काइल हेलाइड है तो सब में हेलोजन होना चाहिए, अगर सिंपल अल्केन है तो सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए। ऑल कंपाउंड इन द सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला, इनका जनरल फार्मूला होना चाहिए। जैसे आपने अल्केन का जनरल फार्मूला मैट्रिक में पढ़ा था CnH2n+2। तो जितने भी होमोलोगस सीरीज़ में मेंबर्स होते हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम अ जनरल फार्मूला। तीसरा है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईच होमोलॉग डिफर फ्रॉम 1 अबव एंड 1 बिलो बाय अ CH2 ग्रुप। ये पहले वाले को छोड़ दें, आप सेकंड से स्टार्ट करें। ये होमोलॉग है, ये होमोलॉग 1 अबव एंड 1 बिलो डिफ़र कर रहा है बाय अ CH2 ग्रुप। पहले वाले को छोड़ दें क्योंकि इससे पहले कुछ भी नहीं है। दूसरे को देखें तो ये मॉलिक्यूल 1 अबव एंड 1 बिलो डिफ़र कर रहा है बाय CH2 ग्रुप। ठीक है जी। ऑल कंपाउंड इन द सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड। ऑब्वियसली सेम कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है तो सेम मेथड ही होंगे इसके। ऑल कंपाउंड इन द सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। देयर इज़ अ ग्रेजुअल वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट में इजाफा होता है वैसे वैसे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता है, बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, डेंसिटी चेंज होती है, वोलेटिलिटी चेंज होती है। आपके पास जितने फिजिकल बिहेवियर हैं वो मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई बात की आप लोगों को। ओके, चले मैं अब इससे आगे चलता हूँ और हम एक और टॉपिक को जो है वो आज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा काम अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है आज के लेक्चर में, तो हम कोशिश करते हैं कि चलें एक और टॉपिक को इसके साथ लिंक कर लें। लेक्चर को लेंथी नहीं करूँगा मैं, आपको उम्मीद है कि ये थोड़ा थोड़ा लेक्चर जो है वो समझ में आ रहा होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड चैप्टर में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटे वो है जी डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनको डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से केमिकल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, आपने बेटा इन टेस्ट के बारे में जो है वो आज लेसन डिस्कस करना है। चलिए हम सबसे पहले जो है वो डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्शन ऑफ कार्बन। ठीक है जी, कार्बन को डिटेक्ट करते हैं कि हमें कैसे पता चला कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इट कंटेन कार्बन एटम इन इट। तो हम क्या करते हैं बेटे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को रिएक्ट करवा देते हैं किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी ये है कि ये ऑक्साइड्स इस कार्बन को ऑक्सीडाइज करेंगे और ऑक्सीडाइज करने पे कन्वर्ट कर देंगे इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और इटसेल्फ ये ऑक्साइड रिड्यूस होकर मेटल बना देंगे। मैंने कॉपर ऑक्साइड यूज़ किया है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है। कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन मौजूद है तो वो कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, और साथ में आपके पास क्या हासिल हो जाएगा, कॉपर मेटल। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना हमें कैसे कंफर्म करेगा कि कंपाउंड में कार्बन मौजूद है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम ना तो देख सकते हैं ना ही सूंघ सकते हैं, ठीक है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, ठीक है। तो फिर क्या कंडीशन हो कि कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट हो, तो बेटे इसके लिए फिर रिएक्शन किया जाता है जिसका नाम है लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट से क्या मुराद है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करते हैं थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, आपने पढ़ा था कि लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए देन इट चेंजेस इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है। इस ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन में से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बबल किया जाए, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को मैं यहाँ से बबल कर देता हूँ, तो बेटा आपके पास कंपाउंड बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज़ इनसॉल्युबल, यानी ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, प्रेसिपिटेट, पीपीटी। और ये जो प्रेसिपिटेट होंगे इनकी फॉर्मेशन के साथ साथ आपके पास जो चीज़ बनेगी वो हो जाएगा वाटर, यानी H2O। अब क्या है कि कलरलेस कंपाउंड जो है या कलरलेस सोल्यूशन जो है वो आपको वाइट कलर का या मिल्की सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज ऑफ द इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्की सोल्यूशन indicates the presence of carbon dioxide and carbon dioxide indicates the presence of carbon। तो बेटा ये दो रिएक्शन अगर किए जाएं तो इन दो रिएक्शंस की मदद से हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है। एक और रिएक्शन देखते हैं। बेटा इस रिएक्शन में हम डिटेक्ट करेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। तो फॉर डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन वी हैव टू कंडक्ट अ सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन हेयर। अब क्या करते हैं, अगर हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अगेन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं। लेट्स से चले मैं फिर कॉपर ऑक्साइड ले लेता हूँ। मैंने अभी बताया आपको कि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इसे ऑक्सीडाइज कर देगा। आफ्टर ऑक्सीडेशन इट विल चेंज इनटू वाटर और इटसेल्फ ये रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होने पे ये कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मेटल। अब वाटर की जो फॉर्मेशन है मॉइस्चर वेपर्स की शक्ल में भी मिल सकता है आपको, या ये ड्रॉपलेट्स की शक्ल में भी मिल सकता है। वाटर की फॉर्मेशन किसी बात को इंडिकेट नहीं करती है, या सम टाइम यूँ भी हो सकता है कि जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर वेपर्स की शक्ल में होगा और वेपर्स को तो हम नहीं देख सकते ना, ये कोई बहुत अबंडेंट स्टीम तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो फिर कैसे चेक करेंगे, हम यूज़ करेंगे, किसे यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे जनाब वाटर की डिटेक्शन के लिए सॉल्ट है CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है जी। कॉपर सल्फेट जो है बेटा ये आपके पास एक वाइट कलर का सॉल्ट होता है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट की जो है ख़ास बात ये है कि इसे इन्वायरमेंट में अगर मॉइस्चर प्रोवाइड कर दिया जाए तो हमने ये सीखा था कि कॉपर सल्फेट इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है एंड इट कैन होल्ड 5 वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 5 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाएं तो इसी सॉल्ट का जो कलर है वो चेंज होकर वाइट से ब्लू हो जाता है। तो ब्लू कलर का सॉल्ट आपके पास इंडिकेशन है कि ये एक वाटर कंटेनिंग एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है। तो ये जो वाटर का एनवायरनमेंट होता है बेटा, इस एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, इस हाइड्रोजन के रिएक्शन से आ रहे हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया, वाटर बना दिए, और जो वाटर का रिएक्शन हुआ तो उसने आगे चल के आपको कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्ट या ब्लू कलर का कंपाउंड जो है वो प्रोवाइड कर दिया। तो इन दो रिएक्शंस की मदद से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कार्बन को एंड हाइड्रोजन को। फर्दर कुछ और डिटेक्शन भी है लेकिन वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा काम है, तो हमारा लेक्चर जो है वो वैसे भी लेंथी हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर बाकी के एलिमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।